Bismillahirrahmanirrahim. My name is Dr. Danial. Warm welcome to all of you in unique pre-FSC online classes. Last time हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वो था phyletic lineage. Phyletic lineage मैंने आपको बताया था क्या होता है जी, अनब्रोकन सीरीज ऑफ स्पीशीज फ्रॉम इंसेस्टर टू डिसेंडेंट, यानी कि एक सीक्वेंस के अंदर जो स्पीशीज एग्जिस्ट करती हैं इसको बोलते हैं फाइलेटिक लीनिएज। अच्छा, अगर आप यही बात आगे बढ़ा दें तो हम पहुंचते हैं नेक्स्ट मेन लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ, जो बोर्ड में कई दफ़ा आया है और बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और काफ़ी एलेबरेटेड है। मैट्रिक में भी था ये, यहाँ पे भी है। देखें, ये पूरा नहीं यूजुअली आता, इसमें से कुछ हिस्सा आ जाता है बोर्ड में, लेकिन आपने इसको बड़ी सीक्वेंस के अंदर शुरू करना है। आपकी किताब में पेज 9 के ऊपर दिया हुआ है ये, तो सारे बच्चे पेज 9 के ऊपर इसको देखेंगे भी, और यहाँ से जब मैं बोल रहा हूँ तो अपनी नॉलेज को इन्हेंस करेंगे। कुछ डेफिनेशंस मैं यहाँ पे एडअप करवाऊँगा, वो मेरे बेटे आपने यहाँ से सुन के एडअप करनी है और इम्प्रूव करना है अपने आप को। बेसिक गोल क्या है इन लेक्चर्स का कि आप इम्प्रूवमेंट की तरफ जाएं, और ये जो पेंडेमिक सिचुएशन चल रही है कोविड-19 की, जैसे ये ओवर हो उसके बाद जब आप रेगुलर क्लासेस में आएँ इंशाल्लाह जल्दी, तो बहुत बेहतर फील करें और नॉलेज वाइज इक्विप्ड हों। जिस भी कैंपस में आप जहाँ पे भी हों, आपके सामने एक लेक्चर का हॉलमार्क या आप समझ लें बेंचमार्क मौजूद हो। अच्छा, बायोलॉजिकल मेथड क्या होता है? सबसे पहले तो ये कि व्हाट इज बायोलॉजिकल मेथड और ये किस फॉर्म में अरेंज्ड है। बायोलॉजिकल मेथड, सबसे पहले ज़रा गौर करें कि बायोलॉजिकल मेथड होता क्या है और आप इसको किस वे में एग्जिस्ट भी करवाते हैं और अरेंज भी करवाते हैं। देखें, इट इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमेटिक मेथड फॉर सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। देखें, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या होती है? जो सबसे पहले ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है, इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। जैसे आप समझ लें जो डेंगू का सिचुएशन थी 2011-12 में लाहौर में, उसमें डेंगू एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम थी, और अब सारी दुनिया इस वक्त कोरोना वायरस या कोविड-19 के ऊपर वैक्सीन बनाने और ढूंढने की कोशिश में इसका कॉज, अभी तक उन्हें कॉज नहीं क्लियर हुआ कि ये कॉज क्या था जिसकी वजह से इंसान रेस्पिरेटरी फेलियर की तरफ चला जाता है। नो डाउट 97% केसेस कोविड-19 के क्योर्ड हैं अल्लाह की रहमत से, और बेहतरीन अंदाज में ज़िंदा रह भी रहे हैं और जी भी रहे हैं और इम्प्रूव भी हो रहे हैं। बट जो 1 से 2% लोग जिनकी डेथ हो रही है, उसमें मेजॉरिटी जो कॉज है वो रेस्पिरेटरी पैरालिसिस है। तो अब इसकी वैक्सीन बनाने के लिए और इसकी रिसर्च करने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे मेथड बनता है, जिसके ऊपर हम इसको लेके चलेंगे बेसिकली, वो है बायोलॉजिकल मेथड। तो मेरा ख्याल है आप सबको डेफिनेशन समझ आ गई है। ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमेटिक मेथड फॉर सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इज नोन एज, आपके सामने है बायोलॉजिकल मेथड। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे जो ऐड करना है वो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है जिसके ऊपर आप ये मेथड अप्लाई कर रहे हैं? जैसे प्रॉब्लम है कोविड-19, वैसे तो कोविड-20 है, बेसिकली 2020 के अंदर ये रुइन कर रहा है सारा कुछ। बहरहाल ये प्रॉब्लम है आपके पास। तो अब इस प्रॉब्लम के ऊपर, जैसे चाइना के वुहान सिटी से ये ओरिजिनेट हुई थी, तो हम सबसे पहले तो वहाँ पे चाइनीज़ क्या कर रहे हैं, वो इसका रूट कॉज ढूंढ रहे हैं। तो इसका मतलब दे आर यूजिंग देयर ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशंस का क्या मतलब होता है? ऑब्जर्व करना। ऑब्जर्वेशंस जो होती हैं उनको हम 5 सेंसेस की बेस के ऊपर लेके चलते हैं। 5 सेंसेस कौन सी? टच, हेयरिंग, विजन, स्मेल एंड टेस्ट। ठीक, इसके अलावा ये तो आप सबको पता है 5 सेंसेस हैं और बचपन से आप पढ़ते हैं। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है 6 सेंस, जिसको आप कहते हैं शौरी सेंस, जिसमें आप बेसिकली सोचते हैं और सोचने के बाद आप इम्प्रूवमेंट की तरफ जाते हैं। ये आपके पास होगी 6 सेंस, और ये आपके पास है ऑब्जर्वेशन की बुनियाद। अच्छा, ऑब्जर्वेशंस को जब हम क्लासीफाई करते हैं ना बेटे, तो हम इसको क्लासीफाई करते हैं 2 कैटेगरीज के अंदर। ऑब्जर्वेशंस कैन बी क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस एंड दे कैन बी क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस। ठीक हो गया? या तो वो क्वांटिटेटिव हैं या वो क्वालिटेटिव हैं। अच्छा, क्वांटिटेटिव नाम शो कर रहा है क्वांटिटी वाइज। अच्छा, व्हाट इज क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन? वो ऑब्जर्वेशंस जो डिस्कवर या डिस्क्राइब होती हैं, ये एक्चुअली ना शॉर्ट भी इस तरह आता है बोर्ड के अंदर,
तो आपने इसको साथ साथ शॉर्ट के लिए भी तैयार करना है, डिफरेंशिएट बिटवीन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस। अच्छा, वो ऑब्जर्वेशंस जो क्वांटिटी के बाइस या वाइज क्लासिफाई की जाती हैं उसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस, जैसे मिकदार के ऊपर है, और वो जो सिर्फ ऑब्जर्व करके किसी चीज़ को क्वालिटी वाइज कंसिडर किया जाता है वो क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन है। अब अकल इस्तेमाल करें, इनमें से ज़्यादा एक्यूरेट कौन सा होगा? डेफिनेटली कौन सा होगा? क्वांटिटेटिव वाइज। मोर एक्यूरेट कौन सी होंगी? क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस। इसमें से लेस एक्यूरेट कौन सा होगा? डेफिनेटली ये वाले क्वालिटेटिव वाइज। आप गए, कपड़ा खरीदना था, आपने कपड़े की दुकान पे जाके आपने उसका टेक्सचर हाथ से चेक किया और आपने कपड़ा खरीद लिया। क्या आपने उसकी मिकदार देखी? द आंसर इज नो। आपने उसको क्वालिटी वाइज टेस्ट किया और क्वालिटी वाइज ही सिलेक्ट किया। लेकिन अब फर्ज करें कि आप चीनी लेने गए हैं, तो आपने ये देखना है कि 1 किलो चीनी कंप्लीट है, उसमें पूरी है या नहीं है। अगर वो नहीं है कंप्लीट तो फिर आपके ज़हन में होना चाहिए या आपको पता होना चाहिए क्यों नहीं है, फिर उसी अंदाज में आप इसको लेंगे। जैसे कॉमन एग्जांपल आपको देता हूँ, अगर आप देखें 1 लीटर ऑफ वाटर में कितना वज़न होता है? 1000 ग्राम, सही है। और अगर आप यही बात 1 लीटर ऑफ अल्कोहल पे लें, ये मैट्रिक की एग्जांपल है, सिर्फ नॉलेज के लिए इन्हांस कर रहा हूँ, 789, तो ये तो आपने क्वांटिटी वाइज कर लिया। और क्वालिटी वाइज लीटर ऑफ वाटर क्या होगा? हाँ बताएं। हैवियर देन क्या? अल्कोहल। ठीक हो गया। तो ये आपके पास 3 पॉइंट्स के हवाले से क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस के अंदर डिफरेंस आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मेजर्ड एंड रिकॉर्डेड इन टर्म्स ऑफ द नंबर्स? क्वांटिटेटिव वन। तो चौथा पॉइंट क्या होगा? मेजर्ड एंड रिकॉर्डेड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, ये क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस है। ठीक हो गया। नेक्स्ट, जब हमने ऑब्जर्वेशंस दे ली तो हम पहुंच जाएंगे हाइपोथेसिस के ऊपर। हाइपोथेसिस क्या होता है? हाइपोथेसिस इज अ टेंटेटिव स्टेटमेंट। अगर इसको आप उर्दू में देखें, बेसिकली इसको कंसिडर करें तो आप इसमें पहुंचते हैं नॉट श्योर स्टेटमेंट की तरफ। मफरूज़ा है ये, फ़र्ज़ किया कि प्लाज्मोडियम ही मलेरिया का कॉज है, तो फिर जितने भी पेशेंट्स हैं उन सब के ब्लड में प्लाज्मोडियम मौजूद होना चाहिए। अगर उन सब के ब्लड में प्लाज्मोडियम मौजूद नहीं है तो डेफिनेटली फिर वो मलेरिया का कॉज नहीं हो सकता। राइट हो गया। इस तरह आपने इसको लेना है। अब यहाँ पे बोर्ड में बहुत कॉमन शॉर्ट आता है, लिस्ट अ फ्यू वेज टू फॉर्मुलेट अ हाइपोथेसिस। ये पेज 10 के सेकंड पैराग्राफ पे आपकी किताब में लिखा हुआ है, यहाँ पे आप इसको ले आएंगे और हेडिंग क्या बनाएंगे इसमें? आप इसको बड़े आराम से हम करेंगे, ways to formulate hypothesis। इसमें कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स हैं आप सबके लिए, तो इसको साथ साथ आपने क्लियर भी करना है और देखना भी और जानना भी है। सबसे पहला वर्ड है इंट्यूशन। इंट्यूशन ये क्या होता है? इमेजिनेशन। बेसिकली आपकी तखय्युलाती सोच। आप को साइनॉप्सिस के लिए जब आप एक रिसर्च वर्क कर रहे हैं, एमफिल कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, तो फ़र्ज़ करें कि मैंने जब एमफिल किया था तो मैंने डायबिटीज़ मेलाइटस के ऊपर सर्च की थी, एक ड्रग को, उसके इफ़ेक्ट्स को चेक किया था। तो बहुत सारे दिन मैं ये सोचता रहा बैठ के कि हमें कौन सा एनिमल मॉडल लेना चाहिए, क्योंकि आप समझते हैं कि ड्रग्स को ह्यूमन बींग्स के ऊपर टेस्ट नहीं किया जा सकता उनके डिज़ास्टर्स इफ़ेक्ट्स की वजह से। तो फिर मैंने रैट्स कंसिडर किए थे और फिर रैट्स के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट्स किए थे। राइट। तो बेसिकली ये है इंट्यूशन या इमेजिनेशन, जिसमें आप बहुत देर बैठ के इमेजिन करते हो, सोचते हो कि ये जो आप प्रॉब्लम को टैकल कर रहे हो, जैसे मैंने कोविड-19 से शुरू किया, तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या होगा और ये किस वे में और किस अंदाज में अरेंज्ड होगी। तो ये आपके पास है इंट्यूशन या इमेजिनेशन। सेकंड क्या है? एस्थेटिक प्रेफरेंस, तखय्युलाती सोच। तखय्युलाती सोच से क्या मतलब है? बेसिकली आप जब सोचते हैं चीज़ को और सोचने के बाद आप उसके रिजल्ट के ऊपर पहुंचते हैं कि यस ये इसका शायद कॉज होगा। जैसे इनिशियली आप रिसर्च पे गौर करें तो जब कोविड-19 जनवरी के अंदर केसेस चाइना के अंदर आना शुरू हुए और डेथ शुरू हुई, तो सबसे ज़्यादा लोगों को लगा कि ये बैट सूप की वजह से फैलता है,
चिमगादड़ का सूप पीने से फैलता है। फिर वुहान की कुछ मार्केट की वीडियोस देखी जिसमें बहुत सारे ऐसे हराम जानवर जो इस्लाम में हराम है वो लोग इजीली, क्योंकि उनके रिलीजन में उसकी कोई नहीं है पाबंदी, तो वो यूज़ कर रहे थे। तो ये आपके पास एक सोच है, आप सोचते हो, तख़यलाती सोच का मतलब है कि आप नेचर को स्टडी करते हो और देखते हो क्या किसी एनिमल या किसी ऐसे मॉडल की वजह से भी ये ट्रांसफ़र हुआ है हमारे अंदर। तो ये आपके पास है एस्थेटिक प्रेफरेंस। थर्ड, बहुत अच्छा और ये बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट, डिस्कवरी ऑफ वन थिंग वाइल लुकिंग फॉर अदर थिंग। ठीक है, जैसे कॉमन एग्जांपल देखें, डिस्कवरी ऑफ वन थिंग वाइल लुकिंग फॉर अदर थिंग। जैसे बेटे एग्जांपल इसकी देखें, प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। डेफिनेटली प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया, लेकिन जब वो लेवरॉन और वो सारे एक्सपेरिमेंट्स आपने पढ़े थे जिसमें प्लाज्मोडियम को ही मलेरिया का कॉज कंसिडर किया गया था, तो इसमें बेसिकली ये देखा गया था कि प्लाज्मोडियम अगर मलेरिया का कॉज है तो तमाम लोग जिनके ब्लड में प्लाज्मोडियम है उनके अंदर मलेरिया है। तो ये देख ही रहे थे प्लाज्मोडियम इज द कॉज। उसको देखते हुए साथ ही उन्होंने एक और जो है बेसिकली वो कॉज डिटरमिन किया और देखा। उसमें उन्होंने ये देखा कि जो स्प्रेड ऑफ मलेरिया है उसके पीछे फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो का हाथ है। तो यहाँ से एक नई चीज़, नई डिबेट शुरू होगी कि क्या वाकई फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो मौजूद है, क्या वाकई ये सब कुछ वो कॉज करता है, और वगैरह 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 बहुत सारी और भी चीज़ें इसमें कंसिडर होना शुरू हो गई। तो ये मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ढूंढ वो प्लाज्मोडियम रहे थे और रिजल्ट उनका किसकी तरफ गया, मलेरिया की तरफ गया। ठीक हो गया, ये आपके पास है थर्ड पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज बेसिकली रिलीजियस और फिलोसफिकल आइडियाज़। रिलीजियस आइडियाज़ या फिलोसफिकल आइडियाज़ मीन्स क्या? बेसिकली ये वो है कि आप एक रिसर्च कर रहे हैं, उस रिसर्च को करते हुए आप किसी भी मज़हब को हर्ट मत करें। जैसे अमेरिका और इसराइल में कुछ साइंटिस्ट ने क्लोनिंग के प्रोसेस को इंसान के ऊपर ट्राई करने की कोशिश की और ह्यूमन एक बच्चे को क्लोन करने की कोशिश की। रिज़ल्ट क्या हुआ कि वो उसमें फ़ेल हो गए, और ज़ाहिर नाउज़ुबिल्लाह खुदाई का दावा जो करेगा वो फेल ही होगा, क्योंकि क्रिएटर सिर्फ एक ही अल्लाह की ज़ात, उसके अलावा कोई नहीं। तो ये रिलीजियस या फिलोसफिकल आइडियाज़ हैं। रिसर्च करते हुए और बायोलॉजिकल मेथड के ऊपर गौर करते हुए हमेशा इन आइडियाज़ को मद्देनज़र रखना चाहिए, इसके अलावा गुजारा नहीं हो सकता। तो मेरे बेटे इसको सब बच्चों ने क्लियर रखना है। अच्छा, फिर भाई इसके अलावा क्या आ सकता है? कंपैरिजन और एनालॉगी विद वेरियस प्रोसेसेस। कंपैरिजन एंड एनालॉगी। जब मैं अपना साइनॉप्सिस लिख रहा था और रिसर्च कर रहा था, तो वहाँ पे मेरे जो सुपरवाइज़र थे जर्मनी से थे, सर ने मुझे ये कहा कि तुम कंपेयर करो और एनालॉगी करो। मतलब एनालॉगी क्या होता है? जैसे एनालॉगस ऑर्गन्स आपने पढ़ा, स्ट्रक्चर्स डिफरेंट बट फंक्शन सेम। तुम कंपेयर करो कि कौन सी ऐसी रिसर्च स्टडीज़ हैं जो पहले भी, जैसे इसकी एग्जांपल लें, जो पहले भी कोविड-19 के अगेंस्ट हो चुकी हैं, और कौन सी ऐसी हैं जो नई हो रही हैं यहाँ पे। तो ये था कंपैरिजन पर्पस। तो एक बड़ी ही डिबेटेबल बहस है ये। जैसे कॉमन वेबसाइट है रिसर्च के लिए जो यूज़ करते हैं, पबमेड के नाम से। इस वेबसाइट के ऊपर जब मैंने कंपेयर किया तो मुझे बहुत सारे आर्टिकल्स मिले डायबिटीज़ मेलाइटिस के ऊपर, इनफैक्ट 100 ऑफ आर्टिकल्स। उन आर्टिकल्स में से फिर मैंने सिलेक्ट किया कि कौन सा आर्टिकल भाई मेरे लिए ज़्यादा फीजिबल था, कौन सा आर्टिकल मेरे लिए कम फीजिबल था, और किस अंदाज में एग्जिस्ट कर रहा था। तो ये आपके पास है विद रिगार्ड्स टू हाइपोथेसिस क्या होती है और उसके वेज क्या हैं फॉर्मुलेशन करने के। 5 तरीके हैं। बोर्ड का इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, इसको मिस आउट नहीं कीजिएगा, बड़े ध्यान से इसको अटेम्प्ट कीजिएगा। जब आप हाइपोथेसिस कर लेते हैं तो आप पहुंचते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप बेटे क्या है? डिडक्शन, या आप समझ सकते हो इसको बोलते हैं रीजनिंग। उर्दू में करें रीजनिंग, तो रीजनिंग का क्या मतलब होता है? सोचने का अमल। इंसान कैसे सोचता है, चीज़ों को कैसे इंप्रूव करता है, ये रीजनिंग है, ये डिडक्शन है। देखें, डिडक्शन बेस करती है इफ देन लॉजिक पे। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स ये, इफ देन लॉजिक। क्या इफ देन? 2 एग्जांपल्स आपने पहले पढ़ी हुई हैं। इफ प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया, then all the patients ill with malaria should have plasmodium in their blood.
देखें एक तो ये एग्जांपल हो गई। अगर आप दूसरी एग्जांपल के ऊपर जाएं, इफ बैट्स आर द कॉज ऑफ कोविड-19 देन ऑल द पेशेंट्स इल विद कोविड-19 शुड हैव बैट वायरल्स, या आप कुछ भी समझ लें, बैट ब्लड एक्सेट्रा इन द ब्लड। तो कहने का मतलब ये कि ये इस फॉर्म में, इस वे में एग्जिस्ट करता है। अच्छा, द नेक्स्ट इज हमारे पास आ जाता है रीजनिंग या डिडक्शन। रीजनिंग के ऊपर हम इसको क्लासिफाई कर लें दो टाइप्स के ऊपर, इंडक्टिव रीजनिंग एंड डिडक्टिव रीजनिंग। ठीक है, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग कहां से कहां होती है, डिडक्टिव कहां से कहां होती है? इंडक्टिव रीजनिंग होती है स्पेसिफिक से जनरल की तरफ। डिडक्टिव कहां से कहां होती है भाई? जनरल से स्पेसिफिक की तरफ। ठीक है, जनरल से स्पेसिफिक की तरफ। अब जरा गौर करें दोनों वर्ड्स के ऊपर। स्पेसिफिक से जनरल, एक से पूरे ग्रुप की तरफ जाना इंडक्टिव है, और एक पूरे ग्रुप से एक की तरफ आना इंडक्टिव है। जैसे स्पेसिफिक से जनरल जा रहे हैं हम, स्पैरोस के पास विंग्स हैं, डेफिनेटली चिड़िया के पास पर हैं, तो इसका क्या मतलब? तमाम बर्ड्स के पास भी विंग्स मौजूद हैं। ये आपके पास है स्पेसिफिक टू जनरल। अगर यही बात हम इन्वर्ट कर दें सेकंड केस के अंदर, हम क्लास एविस या बर्ड्स को लें और कहें हम कि चूंकि तमाम बर्ड्स के पास विंग्स हैं तो स्पैरोस के पास भी विंग्स हैं, तो डेफिनेटली ये आपके पास जनरल से स्पेसिफिक हो जाएगी। अच्छा, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा, अब सेकंड बात पे आ जाएं, एग्जांपल और ले लेते हैं। स्पेसिफिक से जनरल, अगर आप ग्रीन प्लांट्स कंसिडर करें, अगर आप ग्रीन प्लांट या ग्रीन कुछ भी लीव्स कंसिडर कर लें, प्लांट्स कंसिडर कर लें, वो तमाम प्लांट्स फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। स्पेसिफिक से आप जनरल के ऊपर चले गए तो जनरल से स्पेसिफिक पे क्या जाएंगे कि आप कोई भी ग्रीन प्लांट ले लें, जैसे एंजियोस्पर्म ले लें, जैसे जिम्नोस्पर्म ले लें, वो आप फिर इसको इन्वर्ट कर लेंगे। तो ये है डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग। रीजनिंग क्या होता है? सोचने का अमल, बहस करने का अमल, और हमेशा ये पॉजिटिव रिजल्ट्स के लिए और फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी होता है, और इसको समझा भी जाता है और जाना भी जाता है। तो ये बेटे आपके पास पहले 3-4 स्टेप्स हैं, ज़रा इन सारों को एक दफ़ा गो थ्रू करिए बोर्ड के ऊपर, फिर इसको यहीं से अभी कंटिन्यू करते हैं, और डिडक्शन के बाद या रीजनिंग के बाद हम पहुंचते हैं एक्सपेरिमेंटेशन की तरफ। सो होपफुली बेटे आप सबने यहाँ तक रीजनिंग तक इसको क्लियर कर लिया होगा। अब इंशाल्लाह आगे बढ़ते हैं इसको लेके और चलते हैं एक्सपेरिमेंटेशन के ऊपर। अगर आप किताब में इसको गो थ्रू करेंगे तो जो एक्सपेरिमेंटेशन वाला स्टेप है ना, वो मिसिंग है। तो वो जो स्टेप मिसिंग है उस स्टेप को यहाँ पे एडअप करवा दें। अच्छा, एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपेरिमेंट्स किस तरह होते हैं? एक्सपेरिमेंट्स आर डन टू कैलकुलेट द डेफिनेटली एक्यूरेसी ऑफ एनी प्रोसीजर, टू फाइनलाइज द रिजल्ट्स एक्सेट्रा। तो जब भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते ही इसलिए हैं कि जो आपने हाइपोथेसिस निकाली है उसको प्रॉपर्ली टेस्ट किया जाए। अगर आप एक्सपेरिमेंटेशन को देखें तो ये 2 ग्रुप्स में की जाती है। एक होता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और एक होता है कंट्रोल ग्रुप। ठीक हो गया? एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बेटे वो होता है जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट खुद परफॉर्म किया जाता है, और कंट्रोल ग्रुप वो होता है जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं किया जाता। इसका मतलब अगर आप 100 हेल्दी इंडिविजुअल्स ले लें और उनका सीबीसी करवा लें, सीबीसी क्या होता है भाई? कंप्लीट ब्लड काउंट। सीबीसी ये आम टेस्ट है जो सबसे पहले करवाते हैं इंसान जब भी जिधर भी वो एंटर होता है या जाता है। तो ये आपके पास है विद रिगार्ड्स टू 100 हेल्दी इंडिविजुअल्स का। और सेकंड आपके पास बेटे कौन सा होगा? आप कंसिडर कर लें 100 कोविड पेशेंट्स। ठीक, कोविड-19 पेशेंट्स। आपने 100 कोविड-19 पेशेंट्स को डाटा उनका ले लिया मेयो हॉस्पिटल लाहौर से।
और आप एज ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान, ये जैसे उसने अलाउ किया है कि इन पेशेंट्स को एंटी मलेरियल ड्रग दे के देखो कि क्या इनका ये कोरोना वायरस वाला जो अटैक है वो इम्प्रूव होता है या नहीं। जैसे कॉमन उन्होंने ड्रग का नाम यूज़ किया क्लोरोक्विन, ये एंटी मलेरियल ड्रग है, क्लोरोक्विनीन भी यूज़ होता है, क्वीन भी यूज़ होता है। तो ये एंटी मलेरियल ड्रग है जिसको इंजेक्शंस की फॉर्म में लगा के 1 वीक के लिए एक्सपेरिमेंट्स करके देखा जाएगा कि क्या उन लोगों में कोविड-19 के सिम्टम्स इंप्रूव हुए हैं या स्टिल वो उन्हीं सिम्टम्स के साथ दुनिया में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो ये आपके पास एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होगा। अब देखें, डेफिनेटली जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो 2 तरह के रिजल्ट आएंगे, या तो रिजल्ट पॉजिटिव होंगे और वो लोग इंप्रूव करेंगे, या वो रिजल्ट नेगेटिव होंगे। इसका मतलब ये कि इस ड्रग का, मलेरियल ड्रग का इस कोविड-19 के केस में कोई असर वगैरह नहीं है। आपको पता है इसके लिए प्लाज्मा थेरेपी भी की जा रही, वो भी एक एक्सपेरिमेंट होगा, यानी कि कोविड-19 का जो रिकवर्ड पेशेंट है उसका प्लाज्मा लेकर पैसिव इम्यूनिटी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारी बातें आपकी किताब में लिखी हुई हैं, आहिस्ता आहिस्ता जब आप आगे को चलेंगे तो वहाँ पे आप इसको पढ़ते जाएंगे। बहरहाल एक्सपेरिमेंटेशन के बाद, एक्सपेरिमेंट्स के नतीजे में जो आपके सामने आएगा वो क्या आएगा? रिजल्ट्स। अच्छा, रिजल्ट्स बेटे, डेफिनेटली रिजल्ट्स क्या हैं? रिजल्ट्स 2 तरह के होंगे, या पॉजिटिव आ सकते हैं या नेगेटिव आ सकते हैं। जब आपके रिजल्ट्स पॉजिटिव आएंगे तो इसका मतलब आपका जो एक्सपेरिमेंट हुआ, जो आपने बायोलॉजिकल मेथड अभी तक सो फार किया, वो सक्सेस की तरफ जा रहा है। आप डेफिनेटली कोविड-19 का क्योर ढूंढ रहे हैं और आप क्योर ढूंढते ढूंढते क्लोरोक्विनीन तक पहुंच चुके हैं और आपको ये लगता है कि बहुत जल्द आप इसको क्योर भी कर लेंगे। और साइंटिस्ट जो अमेरिका में ऑक्सफोर्ड में काम कर रहे हैं, या यूके में ऑक्सफोर्ड में, या अमेरिका में हार्वर्ड में काम कर रहे हैं, उनका ये कहना है, जो लेटेस्ट रिसर्च है, कि नेक्स्ट 6 मंथ्स के अंदर हम कोविड-19 की प्रॉपर वैक्सीन बना लेंगे और मार्केट में आम कर देंगे। तो कहने का मतलब ये कि रिजल्ट्स पॉजिटिव हो गए, ये सक्सेस हो गई। अच्छा, अब ये सक्सेस आपके पास बन गई है, तो नेक्स्ट स्टेप आप क्या करेंगे? ये स्टेप भी आपने यहाँ पे ऐड कर लेना है। नेक्स्ट आप क्या करेंगे? आप पब्लिश करेंगे रिजल्ट्स को। और अगर आप 1800s और 1900s की बात करें तो पब्लिशिंग हार्ड कॉपीज की फॉर्म में होती थी। अब आप बात करें प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, बात बहुत आगे चली गई, सोशल मीडिया के ऊपर और वेबसाइट्स के ऊपर चली गई, इंटरनेट के ऊपर चली गई। तो अब आप क्या करते हैं कि आप उस सारे रिजल्ट को इंटरनेट के ऊपर, मुख्तलिफ वेबसाइट्स के ऊपर पब्लिश करवाते हैं। तो जब वो रिज़ल्ट पब्लिश होगा तो अल्टीमेटली दुनिया के किसी भी हिस्से में उस रिज़ल्ट को फर्दर टेस्ट किया जाएगा, राइट? अगर वो रिज़ल्ट बार बार टेस्ट करने के बाद भी सही साबित हो, यानी कि क्लोरोक्विनीन देने से कोविड-19 के पेशेंट्स चूँकि दुनिया के 183 कंट्रीज़ के अंदर इस पर कोविड-19 स्प्रेड कर चुका है, टोटल 204 कंट्रीज़ में से 183 के अंदर है ये वायरस, तो वहाँ पे हर बंदा उसको टेस्ट कर सकता है। टेस्ट करने के बाद अगर वो रिज़ल्ट पॉजिटिव आ रहा है तो आपका जो बायोलॉजिकल मेथड था वो एक थ्योरी की शक्ल इख्तियार कर लेगा। तो ये शॉर्ट में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, व्हाट इज़ अ थ्योरी? तो बेटा थ्योरी क्या होता है? रिपीटेड एक्सपोजर ऑफ हाइपोथेसिस टू पॉसिबल फॉल्सिफिकेशन बाय विगरस एक्सपेरिमेंट्स लीड्स टू अ फॉर्मेशन ऑफ थ्योरी। तो थ्योरी क्या है? ऐसी हाइपोथेसिस जो कभी भी फॉल्सिफाई ना हो, ये एक थ्योरी के अंदर इसको कन्वर्ट कर देगी। अच्छा, थ्योरी के लिए 2 वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ पे मैंने ब्लू से इसलिए लिखा सो दैट आप वर्ड देख सकें। थ्योरी शुड बी प्रीडिक्टेबल या प्रीडिक्टिव, एंड इट शुड बी प्रोडक्टिव एज वेल। देखें, दोनों ही वर्ड एक्सप्लेनेशन भी मांगते हैं, और ये बोर्ड के अंदर जब शॉर्ट आए तो ये दोनों वर्ड की वर्ड्स हैं, इसके अंदर आपको डेफिनेटली लिखने की जरूरत होगी। अच्छा, देखिए प्रिडिक्टिव थ्योरी क्या होगी? ऐसी थ्योरी जिसके पास एक्सप्लेनेटरी पावर है, एक्सप्लेनेटरी पावर मौजूद है, ये है प्रिडिक्टिव थ्योरी। ठीक हो गया? और ऐसी थ्योरी जिसके पास एक्सप्लेनेटरी पावर तो डेफिनेटली प्रिडिक्टिव में आ गई, और ऐसी थ्योरी जो न्यू हाइपोथेसिस भी सजेस्ट कर सके, न्यू हाइपोथेसिस भी सजेस्ट करे, यानी कि अगर क्लोरोक्विनीन ही कोविड-19 का क्योर कर रही है तो ऐसी बहुत सारी एंटी मलेरियल ड्रग्स होंगी जो कोविड-19 के क्योर के सिलसिले में इस्तेमाल होंगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसी थ्योरी जो नई हाइपोथेसिस सजेस्ट करे और वो डिफरेंट हो पहली से, उसको बोलेंगे प्रोडक्टिव थ्योरी। अच्छा,
अब बहुत सारे लोग होंगे दुनिया के अंदर, प्रोफेशनल जेलसी भी एक आखिर टर्म है और दुनिया में साइंटिस्ट यूज़ करते हैं, तो बहुत सारे ऐसे होंगे जो कहेंगे कि ये इस बंदे ने पाकिस्तान में बैठ के थ्योरी तक कैसे पहुंच गया और दुनिया ने इसको ऑब्जेक्ट क्यों नहीं किया। तो वो क्या करेंगे, वो रिपीटेडली एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, उस इंसान के सारे स्टैट्स को चैलेंज करेंगे और उन एक्सपेरिमेंट्स में जो उसने डोज दी होगी इस ड्रग की, उसको बार बार पेशेंट्स के ऊपर ट्राई करके कोशिश करेंगे कि वो थ्योरी फॉल्सिफाई हो जाए। लेकिन अगर वो थ्योरी इस क्रिटिकल स्केप्टिकल अप्रोच को भी सरवाइव कर गई तो इट बिकम्स लॉ। स्केप्टिकल अप्रोच होती है, क्रिटिकल अप्रोच को बेटे बोलते हैं। लॉ क्या होता है, लॉ के साथ कुछ वर्ड्स हैं जो आपको आने चाहिए। लॉ इज इररिफ्यूटेबल थ्योरी, राइट। व्हाट डज दैट मीन, इररिफ्यूटेबल थ्योरी। इररिफ्यूटेबल थ्योरी क्या होती है, वो थ्योरी जिसको झुटलाया ना जा सके, वो आपके पास बन जाती है लॉ। अच्छा, लॉ जैसे बन जाता है और उसके ऊपर सारे ऑब्जेक्शंस बेटे खत्म हो जाते हैं, तो आप इसको क्या बोलते हैं, इट इज अ कांस्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर। क्या है जी, कांस्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर है। क्या मतलब कि एक नेचुरल वे के अंदर ये एग्जिस्ट करता है और मौजूद रहता है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे देखें एक लाइन लिखी हुई है, इट इज़ अ यूनिफॉर्म और कांस्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर एंड इट इज़ एन इररिफ्यूटेबल थ्योरी। अच्छा, लॉज दुनिया में बेटे बहुत कम बने हैं। उसकी वजह यह है कि जब इंसान थ्योरी तक पहुँचता है तो कुछ ना कुछ ऐसी ऑब्जेक्शंस निकल आती हैं जिसके ऊपर बाकी बात नहीं हो सकती। जैसे एक W.S. सटन की सेकेंड ईयर की बुक में एक थ्योरी है आपकी दी हुई, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। जब ये थ्योरी तक पहुंचा तो इसके ऊपर थ्योरी के लेवल के ऊपर आके जो है वो ऑब्जेक्शंस लग गए और ऑब्जेक्शंस लगने की वजह से फिर इसको आगे लॉ की तरफ नहीं ले जाया गया। तो लॉ क्या होता है, इट इज अ फैक्ट ऑफ नेचर। तो इसमें आपने एक लॉ पढ़ा है, बल्कि दो पढ़े हैं, मेंडल्स लॉ। दो पढ़े थे ना यहाँ पे, मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एक पढ़ा था और दूसरा आपने पढ़ा था मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो आपके पास दो लॉज हैं जो विद रिगार्ड्स टू जो है ये आप इसको देखते हैं और जानते हैं, ठीक है ना। एक मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और दूसरा मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसके अलावा जो एक लॉ हम सेकेंड ईयर के अंदर पढ़ेंगे वो कौन सा है, हार्डी-वेनबर्ग लॉ। ये क्या होता है भाई, ये थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको बता दूं क्योंकि यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। हार्डी-वेनबर्ग लॉ जो है ना वो नॉन इवॉल्विंग पॉपुलेशन के ऊपर एग्जिस्ट करता है। बचपन से आप मेरे बेटे पढ़ते आए हैं इसको, तो अब आप इसको जो है वो सेकेंड ईयर के अंदर जाके टेकअप करेंगे। ऐसा लॉ है जो ऐसी पॉपुलेशन के ऊपर चलता है जो एवोल्यूशन ही नहीं करती। तो थोड़ा सा नॉलेज वाइज बिल्डअप करूँ आप लोगों को। एवोल्यूशन क्या होती है, इर्तिका, वक्त के साथ साथ जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो चेंजेस एग्जिस्ट करते हैं उसको आप बोलते हैं एवोल्यूशन या इर्तिका का अमल। अच्छा, तो ये आपके पास है बायोलॉजिकल मेथड, उसकी सारी डिटेल्स। अब जरा थोड़ा सा इसको रिकैप करूं सो दैट आप इसको ग्रैस्प कर सकें। सबसे पहले बायोलॉजिकल मेथड, ये बोर्ड का लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें से मुख्तलिफ हेडिंग्स के हवाले से पूछा जाएगा मेरे बच्चे, तो इसलिए इसको ध्यान से पढ़ना है और इम्प्रूव करना है चीज़ों को और जानना और समझना है। देखें, पहले कुछ स्टेप्स जो मैंने बोले हैं ज़रा एक दफ़ा थोड़ा सा उसको रिव्यू करते हैं। सबसे पहले आप एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को रिकग्नाइज करते हैं कि ये डेफिनेटली एग्जिस्ट कर रही है। अच्छा, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जैसे आजकल कोविड-19 बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है। फिर आपने आप एक साइंटिस्ट हो, बायोलॉजिकल साइंटिस्ट हो, काम कर रहे हो इसके ऊपर, आपने एक हाइपोथेसिस दे दी यहाँ पे ऑब्जर्व करने के बाद कि क्लोरोक्विनीन एंटी मलेरियल ड्रग है, वो शायद कोविड-19 के पेशेंट्स को बेटर क्योर करे। ये आपकी एक हाइपोथेसिस थी जिसको आपने मुख्तलिफ लोगों को ऑब्जर्व करके उनका ये ड्रग का यूज़ देखते हुए ये हाइपोथेसिस दी थी। इसी तरह आपने जो इसी तरह आप अगर किताब की एग्जांपल लेते हैं तो वही एग्जांपल है प्लाज्मोडियम अगर मलेरिया का कॉज है तो तमाम मलेरियल पेशेंट्स के अंदर प्लाज्मोडियम लाजमी होना चाहिए। या मॉस्किटो जिसका नाम एडीज इजिप्टी है वो डेंगी फीवर या डेंगी का वायरस फैलाने में मेजर रोल प्ले करता है। और आपको याद होगा बेशुमार अमवात हुई थी 2011-12 में, लास्ट ईयर भी बहुत ज़्यादा डेंगी था KPK और मुख्तलिफ सूबों के अंदर, तो मौजूद था ये। तो कहने का मतलब ये है कि आपके पास ये सबसे पहले आप पहुंच गए रिकग्निशन ऑफ द प्रॉब्लम पे। रिकग्नाइज करने के बाद आपने ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्व आपने बेटे दो तरीक़ों से किया, या आपने क्वालिटेटिवली ऑब्जर्व किया या आपने क्वांटिटेटिवली ऑब्जर्व किया। क्वालिटी वाइज क्या होता है कि जैसे आपने कोई चीज़ ऐसे देखी, आपने कहा इट्स वेरी गुड, इट्स फाइन,
मैं इसको परचेज कर लूँगा। क्वांटिटी वाइज क्या होता है कि आप किसी चीज़ की मिकदार देखते हैं और फिर मिकदार देखने के बाद आप उस चीज़ को डिसाइड करते हैं कि क्या आपने ये परचेज करनी या नहीं करनी, तो ये क्वांटिटी वाइज होगा। तो ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस आ गई। इसके बाद हम बेटे किसके ऊपर पहुँचते हैं, पहले भी बताया आपको डिडक्शन के ऊपर। अच्छा, डिडक्शन या रीजनिंग क्या होता है, इफ देन लॉजिक के ऊपर चलता है। इफ देन लॉजिक क्या होता है कि इफ प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया देन ऑल द पेशेंट्स इल विद मलेरिया शुड हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। देन डिडक्शन जो इफ देन लॉजिक के ऊपर चल रहा है, उसके बाद हम पहुंचते हैं एक्सपेरिमेंटेशन के ऊपर। एक्सपेरिमेंटेशन में दो ग्रुप्स बना लें आप, या एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बना लें या कंट्रोल ग्रुप बना लें। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कौन सा होता है, वो ग्रुप जिसके ऊपर आप जेन्युइनली एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, और कंट्रोल ग्रुप कौन सा होता है जिसके ऊपर आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं करते, उसको सिर्फ रेफरेंस के तौर पे इस्तेमाल करते हैं कि वो नॉर्मल लोगों का ग्रुप है। अच्छा, एक्सपेरिमेंटेशन के बाद फाइनली आप पहुंचते हैं बेटे रिजल्ट्स के ऊपर। रिजल्ट्स या तो पॉजिटिव होते हैं या नेगेटिव होते हैं। सक्सेस की तरफ जाएंगे तो अल्टीमेटली आप इसको पब्लिश कर देंगे। जब आप पब्लिश करेंगे, दुनिया के बेशुमार मुल्कों के अंदर बहुत सारे साइंटिस्ट इसको टेस्ट करेंगे, उतनी ही डोज क्लोरोक्विनीन की देंगे कि क्या वाकई ये ट्रीट कर रहा है। तो आप पहुंचेंगे थ्योरी के ऊपर। थ्योरी प्रिडिक्टिव भी हो सकती है और प्रोडक्टिव भी हो सकती है। प्रिडिक्टिव थ्योरी क्या होती है, जो जिसमें एक्सप्लेनेटरी पावर होती है और वो बहुत कुछ एक्सप्लेन कर सकती है। और प्रोडक्टिव थ्योरी क्या होती है, जो नई हाइपोथेसिस को सजेस्ट करती है और इंप्रूवमेंट की तरफ जाती है। और देन हम पहुंचते हैं लॉ की तरफ। लॉ क्या है, इररिफ्यूटेबल थ्योरी। इट इज़ अ कांस्टेंट फैक्ट ऑफ द नेचर। इसका मतलब ये कि इसको रिगोरस टेस्टिंग और स्केप्टिकल अप्रोच के बाद भी रिजेक्ट नहीं किया गया। दिस इज़ द टॉपिक फॉर टुडे। होपफुली आप लोगों ने इस सारे टॉपिक को बड़ा प्रॉपरली पढ़ा होगा, समझा होगा। यूनिक नोट्स के अंदर इसको प्रॉपर हेडिंग्स बना के एडअप कर दिया गया है। पहली फुर्सत के अंदर नोट्स को परचेज करें और इस टॉपिक और इससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ को और शॉर्ट क्वेश्चंस को साथ साथ देखते चले जाएं। वहाँ पे हर चीज़ बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से टैग की गई है। विश यू ऑल द बेस्ट विद रिगार्ड्स टू दिस। आवर नेक्स्ट लेक्चर विल बी बेसिकली द एडवांटेजेस या बेनिफिट्स ऑफ बायोलॉजी। अल्लाह हाफिज़।